दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल के स्टूडेंटों के लिए है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं सब्जेक्ट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के ऐसे क्वेश्चंस की जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल आपको याद रखना है, फोर्थ सेम रेगुलर स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहे हैं, जिनका सिलेबस न्यू सिलेबस जो एआईसीटी के अनुसार आया हुआ है, उसी के क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहां पर जो जो मैं बताऊंगा उसको आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले मैं बता दूं, जो आपका सिलेबस है उस पूरे सिलेबस से जितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वह मैंने सभी लिखे हुए हैं, जिससे आपको पता चल सके कि जो सिलेबस में टॉपिक दिए हैं उनसे किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो 100% पढ़ाई करते हैं, तो उनका भी फायदा हो जाएगा, सभी क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो उनकी भी तैयारी हो जाएगी। चलते, पहला क्वेश्चन मैं समझा देता हूं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है हमारा, उसमें जो टर्म रेफ्रिजरेशन है यह कैसे डिफाइन किया जाता है, कितने टाइप्स के रेफ्रिजरेशन होते हैं, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है जो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, क्या होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यह भी पूछा जा सकता है। फिर आता है 1 टन रेफ्रिजरेशन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनमें से ये क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देखें तो ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट करूंगा, आप समझ जाएंगे कि ये बार बार पूछा जाता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये फिर से पूछा जाएगा या फिर और जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछे आएंगे। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ये बार बार पूछा जाता है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन है, इसमें जो रेफ्रिजरेशन मेथड है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो हमारी आइस रेफ्रिजरेशन मेथड है, इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, कई बार पूछा गया है। और जो रेफ्रिजरेशन टन है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ये 3 क्वेश्चन है जो पहली स्लाइड में मैंने बता रहा हूं, अभी और भी क्वेश्चन है, ये 3 बार बार पूछे गए। यहां पर जो रेफ्रिजरेशन टन लिखा हुआ है, इसकी जगह रेफ्रिजरेशन यूनिट भी लिखा आ सकता है। क्या लिखा आ सकता है? यूनिट, इकाई, तो उसको भी समझाना पड़ सकता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है बार बार पूछे जाते हैं, मैंने कुछ हाईलाइट किए हुए हैं। अब इसी चैप्टर के और क्वेश्चन देखते हैं। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आपको दिख रहा होगा कि हमें सीओपी को डिफाइन करना है। इसके अलावा यहां दिख रहा है, लिखा है कार्नोट रेफ्रिजरेशन परफॉर्मेंस कोएफिशिएंट एंड कार्नोट हीट पंप। कहने का मतलब जो रेफ्रिजरेटर है और जो हीट पंप है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन को पूरा हमें प्रूव करना पड़ता है। तो ये जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, ये प्रूफ है, मैंने वैसे बहुत सारे वीडियो में समझाया है, वो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9 नंबर का, जो है हमारा बेल कॉलमैन साइकिल। बेल कॉलमैन साइकिल है, इसको आप पूरी तरह से तैयार करें। जैसे कि बेल कॉलमैन साइकिल किसे कहते हैं, इसका डायग्राम, फिर इसकी वर्किंग, इसका पीवी और टीएस डायग्राम, उसको समझाना सीखे कैसे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेल कॉलमैन साइकिल के ऊपर आपको बहुत अच्छे से समझ लेना, और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको समझना है। इस साइकिल को आपको बहुत अच्छे से समझना है। इसको 2 नामों से पूछा जा सकता है, एयर बेल कॉलमैन साइकिल के नाम से भी आ सकता है, या एयर साइकिल समझाइए उसके नाम से भी आ सकता है। तो ये याद रखें इसको। फिर आता है इंग्लिश मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। जो रेफ्रिजरेशन की मेथड है उनकी मतलब कितने टाइप्स की होती है, वो सबकी सब नाम लिखने को आ सकते हैं 3 नंबर में। या फिर कई बार क्वेश्चन आ जाता है सेपरेट, हीट इंजन को, रेफ्रिजरेटर को, हीट पंप को समझाइए, इनमें से कोई एक पूछा जा सकता है, तीनों को डिफाइन करने के लिए भी आ सकता है। रेफ्रिजरेटर को भी नॉर्मली जो डेरिवेशन है, इसका फॉर्मूला वगैरह निकलता है, पूरा कंप्लीट आपको बना के समझाना पड़ता है कि साइकिल कैसी होती है। इस तरह पूरा सीओपी के फॉर्मूला तक विथ डेरिवेशन समझाना पड़ेगा, याद रखें। तो जो 10 नंबर क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है, ये भी आपको तैयार कर लेना। अब आता है सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। मतलब मेरे अनुसार अगर मैं अपने हिसाब से बात करूं तो 100% इस चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको भी मैं ग्रीन कर देता हूं कि मतलब सिंपल न्यूमेरिकल है, मतलब 100% न्यूमेरिकल पूछने की संभावना है। यहां पर मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूं कि ये पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि 1-2 दिन बाद जो आरएसी हमारा सब्जेक्ट है, इसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनकी मैं लाइव क्लास लेकर आने वाला हूं। तो आप लोग जुड़ेंगे
और देखेंगे तो इस सब्जेक्ट के क्या सभी सब्जेक्टों के में आपका जो एग्जाम का टाइम टेबल आया है वो बहुत अभी समय है, उससे पहले मैं सभी सब्जेक्टों की जिस जिस सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसकी लाइव क्लास में करवा दूंगा कंप्लीट। जैसे मैं जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट है उसकी मैं मैक्सिमम क्वेश्चन करवा चुका हूं, तो वो आप देख लें लाइव क्लास में, और इसके भी करवा दूंगा, और जो थर्मल इंजीनियरिंग 2 है उसके भी करवा दूंगा। तो आप टेंशन न लें न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। अब चलते हैं, इस पहला चैप्टर हो गया, इतनी आपको तैयारी कर लेना बहुत अच्छे से, मतलब एकदम रट लेना। सेकंड चैप्टर है उसकी बात करते हैं। सेकंड चैप्टर है जिसमें छोटे छोटे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 3-3 नंबर के, कंप्रेसर क्या है, कंडेंसर क्या होता है, एवोपरेटर क्या होता है, या फिर जो हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसके कंपोनेंट समझाइए। अब जो यहाँ पर जो नॉर्मल क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जैसे एक्सपेंशन वॉल्व क्या होता है, ये तो तीनों नॉर्मल 3-3 नंबर पूछे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क कैसे करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा जो एक्सप्लेन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, याद रखें वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, इस पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो क्वेश्चन आप तैयार करेंगे उसमें इसका डायग्राम बहुत अच्छे से आपको बनाना सीखना है, इसका पीबी और टीएस डायग्राम बनाना सीखना है। इसके अलावा इसकी वर्किंग लिखना सीखना है, इसके जो कंपोनेंट हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि उनके फंक्शन क्या है। जैसे कि ये जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इसी के तो ये कंप्रेसर हो गया, कंडेंसर हो गया, एक्सपेंशन वॉल्व, एसी की कंपोनेंट है। सेपरेट क्वेश्चन भी क्योंकि उस पर पूछा जा सकता है। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को भी आपको तैयार कर लेना है, इसका भी डायग्राम है, उसकी वर्किंग है, उसके कंपोनेंट है, पूरा एक्सप्लेन करना आपको सीख लेना। तो हम 6 नंबर पर भी हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं, ये कम से कम आपको अच्छे से तैयार कर लेना। अब इसके नेक्स्ट और क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं उसी क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर पूछा गया। ये क्वेश्चन मैंने पुराने पेपरों से लिए हैं, जैसे एक्सप्लेन द वेपर कंप्रेशन सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो अभी मैं स्टार्टिंग में ही समझा चुका हूँ। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की पीएच और टीएस डायग्राम समझाइए, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग में कि आपको ये तैयार कर लेना है। एक ही पूरा कंप्लीट लेक्चर है वो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में, लेकिन टुकड़ों में पूछ लिया जाता है। कई बार उसके कंपोनेंट पूछ लिए जाते हैं, कई बार नॉर्मल ओनली डायग्राम साइड वर्किंग समझाइए, कई बार पीएच और टीएस डायग्राम पूछ लिया जाता है। उसी क्वेश्चन उसी को एक ही टॉपिक को तोड़ तोड़ के पूछा जाता है। फिर इसके बाद जो यहाँ पर है एक और ए कंपेयर वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, 11 नंबर का आप देखेंगे। मतलब जो हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है और जो हमारा वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इन दोनों में अंतर बताइए, मतलब कंपेयर कीजिए दोनों में, तो डिफरेंस पूछे जाते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। यहाँ पर लिखा हुआ फंक्शन आ गया वेपर पार्ट्स की एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसमें भी सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके भी हम सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी बनते हैं, जो भी पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आगे पूछे जा सकते हैं, वह मैं कोशिश करूंगा आपको सॉल्व करवाने की, तो उसकी आप बिल्कुल टेंशन न लें। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी ये सारे क्वेश्चन देख लेंगे, कोई क्वेश्चन उनको ऐसा लगेगा, डाउट लगेगा, ये जो भी हमारी ये भी क्लास एप्लीकेशन से स्टडी करते हैं उसमें शायद नहीं है, या है तो भी उनको समझ कंफ्यूज हो गए, तो तुरंत मैसेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप प्लीज पेशेंस रखें, कोई भी मैसेज करने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगता है मुझे कि बिल्कुल 100% हमने नहीं डाला है पीडीएफ में या वीडियो लेक्चर में, तो मैं खुद अपने आप बना देता हूं। आपके मैसेज करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखें, हम अपने हिसाब से तैयारी करवाते हैं सभी स्टूडेंटों की, क्योंकि आपके हिसाब से तो आप 10 बुकों से पढ़ते हो तो कंफ्यूज रहते हो, तो ऐसे तो हम सिर्फ एक बच्चे की भी तैयारी नहीं करवा पाएंगे एक सेमेस्टर। और हमेशा देखना, जब मैं तैयारी करवाता हूँ आप लोगों की, मैक्सिमम पेपर में क्वेश्चन फंसते हैं और आप लोगों के पेपर भी अच्छे आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों का जो रिव्यू आता है कि पास हो रहे हैं, नंबर भी अच्छे आ रहे हैं। तो आप उसी हिसाब से, जिस तरह से मैं तैयारी करवा रहा हूँ, आप उसी हिसाब से करते जाएं। जो जो मैं लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप उन लेक्चर को तैयार करते जाएं, क्योंकि मैं फाइनल एग्जाम की तैयारी करवाता हूँ, सेशनल की या प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी नहीं करवाता हूँ। बहुत अच्छे समझ लें, फाइनल एग्जाम जो होता है उसकी तैयारी करवाता हूँ। उसी के हिसाब से स्टार्टिंग से एंड तक कंटिन्यू में लेक्चर प्रोवाइड कराता हूँ, उसके नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ। समझ गए होंगे आप लोग। तो ये थे क्वेश्चन सेकंड यूनिट के, आप समझ गए होंगे हमें कैसे तैयारी करना। पढ़ने को सभी पढ़ना है, एक एक बार तो कम से कम, जैसे इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है इसको भी पढ़ लें आप,
अमोनिया एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, डायग्राम, ये सब मैंने प्रोवाइड कराया है, तो इनको थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लें कि अचानक से हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। भाई मैं कोई ऐसा तो हूं नहीं कि मैंने पेपर बनाया है, तो आप इनको भी पढ़ के जाएंगे। जब ऐसा हो जाता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया यदि नहीं पूछे जाते हैं, तो फिर इनके बारे में कुछ आप लिख सकें। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। तो ये थर्ड चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, प्योर थ्योरी है। थ्योरी सिर्फ जो कंपोनेंट है हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम के, उसके बारे में, वो भी बिना डायग्राम के कोई भी कंपोनेंट आप नहीं समझाएंगे, ये भी बिल्कुल आप फिक्स कर लें। यहाँ पर जो नॉर्मली डिफरेंस पूछा जाता है वो हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर या फिर सेमी हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर में नॉर्मल डिफरेंस कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इन दोनों के बारे में पूछे गए, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। वाटर कूल्ड कंडेंसर, जो वाटर कूल्ड कंडेंसर, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। एयर कूल्ड कंडेंसर के बारे में भी कभी कभी पूछा गया, लेकिन मैंने हाईलाइट कर दिए। जब आप वाटर कूल्ड कंडेंसर को तैयार करेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो याद रखें उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपको तैयार कर लेना है। सेपरेट क्वेश्चन कई बार उस पर भी पूछ लिया जा सकता है। इसका डायग्राम भी तैयार कर लेना आपको, और उसकी वर्किंग भी तैयार कर लेना, तो आप समझ गए हो। अब यहाँ पर लिखा नेचुरल एंड फोर्स ड्रॉट कूलिंग सिस्टम क्या होता है, इसको भी आप पढ़ लें। इसके अलावा जो एवोपोरेटिव कंडेंसर है, एक इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एवोपोरेटिव कंडेंसर के ऊपर, तो इसको आप तैयार कर लें। नेचुरल कन्वेक्शन टाइप ये भी पूछा जा सकता है ना, मैं इसको एकदम ग्रीन तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी पढ़ लें आप इसको। नेचुरल कन्वेक्शन टाइप एवोपोरेटर के बारे में भी आप पढ़ लें। यहाँ पर जो फ्लूइड एवोपोरेटर का एवोपोरेटर, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो टाइप्स ऑफ एवोपोरेटर के अंदर आता है, याद रखें। फोर्स मतलब फोर्स कन्वेक्शन टाइप एवोपोरेटर है, पढ़ लें इसको भी आप अच्छे से। अब है जो कंप्रेसर, डिफरेंट टाइप्स के स्टार्टिंग में सिलेबस में लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ कंप्रेसर। अब टाइप्स ऑफ कंप्रेसर में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है, जो उसके टाइप्स है उसकी बात कर रहा हूं, तो जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर टाइप्स ऑफ कंप्रेसर पर पूछा जाता है, याद रखें तभी बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल कंप्रेसर क्या होता है ये सब पूछा जाता है, तो आपको जरूरत नहीं है। तो ये अगर नाम लिखकर आता है टाइप्स ऑफ कंप्रेसर के अंदर सेंट्रीफ्यूगल या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, तो आप इसको तैयार कर लें अच्छे से। जी यहाँ पर कंडेंसर के बारे में लिखा, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज किया था। जो टाइप्स ऑफ कंडेंसर है, उसमें कोई एक कंडेंसर समझाइए, इस तरह का भी क्वेश्चन कई बार बना के पूछ दिया जाता है, जो स्टार्टिंग में भी हम बता दें। अब कोई एक कंडेंसर समझाइए, ऐसे लिखा हुआ है वन टाइप, तो उसमें कोई भी, चाहे वाटर कूल्ड कंडेंसर समझा दें, चाहे पर एयर कूल्ड कंडेंसर समझा दें, जो भी आपको आता है वो समझा दें। एक फ्लूइड टाइप जो मैं अभी बता चुका हूँ, वहां पर फिर से इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था डिफरेंट टाइप से, कि गिव द कंस्ट्रक्शन एंड डिटेल्स ऑफ फ्लूइड एवोपोरेटर एंड आल्सो एक्सप्लेन वर्किंग। तो जो 10 नंबर बता चुका हूँ ऑलरेडी, वही क्वेश्चन फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं गारंटी नहीं देता हूँ, फोर्स कन्वेक्शन टाइप भी पूछा जा सकता है, तो आप पढ़कर सभी जाएं, लेकिन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं उनको आप अच्छे से तैयार कर लें, तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे कोई बड़ी बात नहीं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन है, आप पूरा तैयार कर सकते हैं। और इस चैप्टर से तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाना है, डायग्राम बनाना है, उसको समझना है, उसको लिख कर आना, रटना नहीं है। अब और क्वेश्चन है इसमें, वो देख लेते हैं। ये भी टू क्वेश्चन है। स्क्रू कंप्रेसर है, ये एवोपोरेटिव कंप्रेसर, इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जो मैं शायद ऊपर भी बता चुका हूं, मुझे उम्मीद है। स्क्रू कंप्रेसर इसको भी पढ़ के जाएं, उसमें नाम नहीं लिखा सिलेबस में, लेकिन टाइप्स ऑफ कंप्रेसर के अंदर ये सब आते हैं, याद रखना। सिलेबस आप पढ़ेंगे तो उसमें स्क्रू कंप्रेसर ये सब के नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ कंप्रेसर जब आप पढ़ेंगे तो ये सब उसके अंदर अंदर आते हैं, ठीक, तो आप समझ लो। ऐसे एवोपोरेटिव कंडेंसर है, ये भी जो टाइप्स है उसके अंदर आता है। फिर भी जो कम से कम सिलेबस में लिखे हुए हैं वो तो आपको याद करना ही है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब जो सिलेबस में लिखे हैं, चाहे वो एयर कूल्ड कंप्रेसर लिखा हो, चाहे वाटर कूल्ड कंप्रेसर, सॉरी एयर कूल्ड कंडेंसर लिखा हो, या फिर वाटर कूल्ड कंडेंसर लिखा हो, यदि वो सिलेबस में लिखे हैं तो उनको तो आपको रट ही लेना है। सिलेबस में जो टॉपिक लिखे हैं वो आपको एकदम रट लेना है, वो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें देख लेना कि कैसा क्वेश्चन बनता है, उस पर याद रखें। क्योंकि आजकल जो पेपर बन रहा है वो डायरेक्ट सिलेबस से बना देते हैं वो लोग, इसलिए कोई टेंशन न लें आप लोग, तैयारी हो जाएगी आपकी, उम्मीद है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। ये जो चैप्टर अभी मैं समझा रहा था थर्ड वाला, इसी का ये सेकेंड पार्ट है, मतलब इस चैप्टर में दो पार्ट्स हैं, तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। नॉर्मल रेफ्रिजरेंट क्या होता है, रेफ्रिजरेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ लें आप अच्छे से, और डिफरेंट टाइप्स के जो रेफ्रिजरेंट होते हैं
उनके फॉर्मूला वगैरह पढ़ लें जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये जो नाम लिखे हुए हैं इनके सबके क्योंकि 3-3 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अब यहाँ नोमेनक्लेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट विद एग्जांपल। अब यहाँ पर जो आता है वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्राइमरी रेफ्रिजरेंट सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है, जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट 8 नंबर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट 9 नंबर। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और भी 1-2 क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो ये 3 हाईलाइट कर दिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। इसके अलावा ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा डिजायरेबल प्रॉपर्टीज एंड गुड रेफ्रिजरेंट की, आइडियल और गुड रेफ्रिजरेंट, ये दोनों अलग क्वेश्चन है, याद रखें। तो ये भी क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो 3rd यूनिट का सेकंड पार्ट था इसके भी मैंने कुछ क्वेश्चन हाईलाइट कर दिए हैं, तो ऐसे आप तैयारी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो चैप्टर आने वाला है उसकी बात करते हैं। तो ये चैप्टर भी एक ऐसा चैप्टर है 4th नंबर का जिसमें कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल थ्योरी आएगी। तो आप समझ गए होंगे इसमें क्या आएगी, थ्योरी आएगी। एक्सपेंशन डिवाइस क्या होती है, इसमें जो कैपिलरी ट्यूब है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जहां हाईलाइट कर रहा हूं उनको तो बहुत अच्छे से आपको तैयारी कर लेना है, और बकाया इन पे पूछा सोलेनॉइड वॉल्व है, इस पर इसको भी अच्छे से तैयारी कर। जो भी टॉपिक मैं हाईलाइट करता हूं जरूर नहीं यहाँ पर सिर्फ सोलेनॉइड वॉल्व लिखा, सिर्फ इंट्रोडक्शन समझाइए उसका, इस पर 5-6 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो भी टॉपिक आप तैयार करें ऐसे करें कि उसका डायग्राम भी तैयार करें, उसकी वर्किंग भी तैयार करें, उसके पार्ट्स भी तैयार करें। अगर तो इस तरह तैयार करें, समझ गए होंगे आप लोग। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट नोट को लिख दिया है डिफाइन करने के लिए, जैसे डिफाइन एक्सपेंशन डिवाइस लिख दिया तो आप डिफाइन ही बस अकेला करना सीखेंगे। आपको उस टॉपिक को तैयार करना है। जी यहाँ पर वाटर कूलर के बारे में लिखा, कोल्ड स्टोरेज, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, कोल्ड स्टोरेज पे क्वेश्चन आ सकता है। कैपिलरी ट्यूब, जैसे मैंने बताया था कैपिलरी ट्यूब को जो डिटेल्स में यहाँ पर पूछ लिया गया, तो उसको हाईलाइट फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। ऑलरेडी पूछा जा चुका है, जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 नंबर का, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो हाईलाइट करता जा रहा हूँ वो एकदम आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें, जैसा भी आप करना चाहें, बिल्कुल इनको तैयार कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है इसमें जो भी बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। कोल्ड स्टोरेज के बारे में ऊपर मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो यहाँ हाईलाइट कर दो, यहाँ या ऊपर वहां पर हाईलाइट कर दो, बात एक ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये आइस मेकिंग प्लांट है, इसको भी थोड़ा सा आपको तैयार कर लेना है। ये सब एप्लीकेशन के अंदर आती हैं, जो हमारी रेफ्रिजरेंट की एप्लीकेशन है उसके अंदर आती हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या तैयार करना। इस सभी क्वेश्चन ऐसे हैं, इसमें एक डायग्राम मिलेगा आपको, उस डायग्राम जो टॉपिक लिखा उसका डायग्राम है, उसकी हमें कंस्ट्रक्शन समझना, कौन कौन से पार्ट्स से मिलकर बना है, उन पार्ट्स के क्या फंक्शन है, फिर उसकी वर्किंग समझना है। इस तरह पूरा टॉपिक आपको तैयार करना है। अब चलते हैं लास्ट चैप्टर की ओर, 5th नंबर की। एक बात और याद रखें नेक्स्ट चैप्टर को समझाने से पहले, कि यदि आप ये 4 चैप्टर भी आप तैयार कर लेते हैं अच्छे से, तो भी आपका 70 नंबर का पेपर फंस जाएगा, क्योंकि जो पेपर का पैटर्न है उसमें 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 में से आपको 5 करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो 5 चैप्टर नहीं कर सकते वो 4 चैप्टर अच्छे से कर रहे हैं। और भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो थोड़े से लग रहा है कि नहीं हम 4 भी नहीं कर पाएंगे, तो पहले से लेकर लगातार 3rd तक आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। 1st to 3rd तक आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लें, तो भी आप कम से कम 50 नंबर का सॉल्व करके आ जाएंगे, मतलब विश्वास रखें मेरे ऊपर। तो आप अपने हिसाब से तैयारी करें जितनी आपकी क्षमता है, मेरा काम है यहाँ पर बताना और समझाना। अब लास्ट चैप्टर है उसको भी मैं बता देता हूँ, ये लास्ट चैप्टर है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बड़ा आलस करते हैं, फिर बाद में चैनल को ढूंढते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इसके अलावा AB क्लास एप्लीकेशन है हमारी, उसमें सभी टाइप की कोर्स की वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, हर टाइप का आपको कंटेंट्स मिल जाएगा। तो उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उस एक वीडियो की, उस वीडियो को देखेंगे तो पूरी प्रोसेस बताई गई है एप्लीकेशन के बारे में, उसको देखकर आप प्रोसेस डन कर लें, तो आपको सभी टाइप के कोर्स मिल जाए। साइक्रोमेट्रिक चार्ट से स्टार्ट होता है। साइक्रोमेट्रिक चार्ट का सिर्फ ये नहीं पूछा जाता क्या होता है, इसके अलावा उसके बारे में और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा कंप्लीट हमें चार्ट बनाना सीखना है। नॉर्मली रफली जो बनता है उसमें जो लाइनें हैं, उन लाइनों के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है।
चार्ट का क्या उपयोग है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो पूरे चार्ट को हमें समझना, उस पर क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के बनते हैं, जैसे कि वाल्व टेम्परेचर लाइन क्या होती है, ये तो एक ही क्वेश्चन हो गया, एक्सप्लेन साइक्रोमेट्रिक चार्ट। एक ही क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर कुछ दूसरी तरह से पूछ लिया, यहाँ पर दूसरी तरह से पूछ लिया। तो जो हमारा साइक्रोमेट्रिक चार्ट है इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर ही देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि इंपॉर्टेंट है, सर ने हाईलाइट क्यों किया। जी हमारी हो गई कूलिंग, जी छोटे छोटे क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, सारे छोटे छोटे क्वेश्चन एक साथ शॉर्ट नोट में पूछ लिए जाते हैं, सबके नाम लिख देते हैं, वो जैसे लिखते हैं 6-7 के नाम लिख देंगे, उसमें पूछ बोल देंगे 5 को एक्सप्लेन करिए, 4 को एक्सप्लेन करिए, इस टाइप के हैं। जो बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। अब यहाँ साइक्रोमेट्रिक चार्ट डायग्राम एक्सप्लेन वेरियस है। अब जो मैं अभी रिपीट कर रहा था साइक्रोमेट्रिक चार्ट के बारे में कैसे तैयारी करना है, तो ऐसा ना समझे इतने सारे हाईलाइट कर दिए, ये वही क्वेश्चन है जो ऊपर ऑलरेडी हाईलाइट में कर चुका हूँ साइक्रोमेट्रिक, लेकिन हाईलाइट फिर से करना पड़ेगा, नहीं तो आप कहेंगे ये अलग क्वेश्चन है। तो ये जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट के बारे में कंप्लीट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछे आते हैं, उनमें से ये वही क्वेश्चन है जो मैं ऊपर साइक्रोमेट्रिक चार्ट की बात कर चुका हूँ। एक क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया, 3, ये एक ही क्वेश्चन है साइक्रोमेट्रिक चार्ट की, आपको तैयारी करना। फिर जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, तो ये है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, शायद मैं ऊपर भी अभी इसको हाईलाइट कर चुका हूँ। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं, जैसे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का इसमें इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के साथ इसको भी एक्सप्लेन करना और इसको भी एक्सप्लेन करना, क्वेश्चन को अलग अलग तरह से पूछा गया है। अब ये सब साइक्रोमेट्रिक चार्ट के ही टर्म है जो यहाँ पर हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये सब उसी की टर्म याद रखना। साइक्रोमेट्रिक चार्ट को आप जब बेसिक तरीके से पूरी तरह से अच्छे से पढ़ेंगे, ये जो मैंने वीडियो बनाया उसमें लिखे हैं साइक्रोमेट्रिक टर्म, ये जो यहाँ पर प्रोसेस बता रहे हैं इनके नाम भी उसमें लिखे हैं वीडियो में, तो ये सब आप तैयार करेंगे तो सब उसी में मिल जाएंगे। हाईलाइट जरूर करते रहोगे, ये सब एक ही क्वेश्चन के वो टर्म है, तो याद रखें क्योंकि इनको तैयार करना पड़ेगा आपको। अब जब वेट बल्ब टेम्परेचर है तो वेट बल्ब टेम्परेचर और डाई बल्ब टेम्परेचर है, ऊपर ऑलरेडी हाईलाइट कर चुका हूँ। अब जो विंडो एसी है, विंडो एसी की जगह जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, एयर कंडीशनिंग के सिस्टम के ये टाइप्स हैं, विंटर एयर कंडीशनिंग, इसके अलावा समर एयर कंडीशनिंग, जो ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। बकाया आपको सब पढ़ लेना, समर एयर कंडीशनिंग पढ़ लेना, कोई बड़ी बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं इस चैप्टर में भी। एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ये कौन सा विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम, कौन सा विंटर, ये सब डायग्राम सहित मैंने समझा दिए, बहुत सिंपल सिंपल है, एक एक बार आप वीडियो देख लेंगे समझ में आ जाएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर कहीं भी नहीं लिखा है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करना, पहले दूसरे चैप्टर के अलावा किसी भी चैप्टर में नहीं लिखा है, और थर्ड और फोर्थ चैप्टर में वैसे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन इस चैप्टर में जो 5th नंबर का चैप्टर जो मैं समझा रहा हूँ, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पिछले जो सिलेबस थे उन सभी में पूछे जाते थे, और मैंने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑलरेडी आपको मतलब समझाए हुए हैं, जो प्लेलिस्ट मिलेगी यूट्यूब में उसमें भी, और वीडियो लेक्चर जो मैंने प्रोवाइड किए हैं एप्लीकेशन के अंदर उसमें भी, और पीडीएफ में भी। तो जो थोड़े बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपको लगता है कि नहीं तैयार कर लेते हैं, पूछे जा सकते हैं, संभावना है, तो तैयार कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं फोर्स नहीं करता हूँ क्योंकि सिलेबस में नहीं लिखा है। इसके अलावा इसका एक और पार्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टूल्स, छोड़ दें उसको तो भी चलेगा। तो अभी आपको जितना मैंने डाटा बताया उतना आप अच्छे से तैयार कर लें, बकाया जो मैंने बताया आप उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं, बकाया स्टूडेंट अपने हिसाब से तैयारी करना चाहते हो अपने हिसाब से कर सकते हैं, किसी क्यूबी बुक या जिसके हिसाब से करना चाहते हैं उसके हिसाब से करना चाहते हैं, लेकिन आप बार बार जो भी मैसेज करते हैं उसके लिए ना करें, है ना, क्योंकि 100% जो लोग तैयारी करते हैं वो आप 100% सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने बना दिए हैं। शॉर्ट में करना चाहते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड की यूनिट की स्टडी कर लें पूरी तरह एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें, याद रखें तभी। और फर्स्ट सेकंड फोर्थ तक की अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो फिर 100% आपका 70 नंबर का पेपर फंस जाएगा, तो उसमें फिर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। उम्मीद है जो मैंने समझाने की कोशिश की वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।